दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 13 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। विभिन्न स्रोतों से खबरें आपकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण ली जाती हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा या आरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा टेस्ट या आंसर राइटिंग बैच से या वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हो तो नीचे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। रेबेका ग्रिनस्पैन अंकटैड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? रेबेका ग्रिनस्पैन। ये अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको अंकटाड कहते हैं, कि अध्यक्ष पद के लिए रेबेका ग्रिनस्पैन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। ये कोस्टारिका की अर्थशास्त्री हैं। ये जिनेवा स्थित संगठन अंकटाड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होंगी। तो पहली महिला अध्यक्ष होंगी। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंकटाड को 1964 में स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दों से संबंधित है। यह विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। कहाँ पर? विकासशील देशों में। और उन्हें समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में सहायता करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। इसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है वर्तमान। एनविजन ऑर्बिटर शुक्र ग्रह पर भेजा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो भेजेगी इसको। अभी कुछ समय पहले ही नासा ने भी 2 ऑर्बिटर मिशन शुक्र पर भेजने के लिए घोषणा की थी। अब एनविजन ऑर्बिटर ये ईएसए का है। ईएसए ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर घोषणा की है। रट लीजिएगा, एनविजन ऑर्बिटर पर कौन कौन से जा रहे हैं अभियान। 2 तो आपको बताया था नासा का, दा विंची प्लस और वेरिटास, और अब ईएसए ने एनविजन ऑर्बिटर। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ग्रह पर 2 मिशन भेजने के निर्णय के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपनी प्रोब की घोषणा की है। एनविजन शुक्र ग्रह के ऊपर चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर होगा अगला। यह शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक ग्रह का समग्र दृश्य प्रदान करेगा। यह पता लगाएगा कि कैसे और क्यों शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग विकसित हुए। गौरतलब है कि नासा के दा विंची प्लस और वेरिटास मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेंगे। ईएसए 2030 तक अपने इस प्रोब को लॉन्च करेगा। न्यू अटलांटिक चार्टर अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। न्यू अटलांटिक चार्टर नामक एक समझौते पर 10 जून 2021 को बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह 1941 के अटलांटिक चार्टर का एक नया संस्करण है। जो रूजवेल्ट के समय 1941 में अटलांटिक चार्टर अपनाया गया था, उसका एक नया संस्करण है, आधुनिक संस्करण है। लोकतंत्र के सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करने और संस्थानों को मजबूत और अनुकूलित करने के उद्देश्य से न्यू अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह चार्टर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों पर एकजुट करने का प्रयास करता है। यह साइबर खतरों के खिलाफ भी सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता देता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें होंगी। अटलांटिक चार्टर है क्या? पुराना नाम है अटलांटिक चार्टर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा अगस्त 1941 में हस्ताक्षरित एक घोषणा है। यह चार्टर मुक्त व्यापार, निरस्त्रीकरण और सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार जैसे सामान्य लक्ष्य निर्धारित करता है। इसे अक्सर ट्रांस अटलांटिक विशेष संबंधों की आधारशिला कहा जाता है। इस चार्टर ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया और नाटो और टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता गैट का गठन किया था। हालांकि बाद में इस गैट को 1995 में परिवर्तित करके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नए संगठन की स्थापना हुई। WTO का मुख्यालय मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कहाँ है। आसान प्रश्न है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। यूएन अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो आपको पता है वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में मालदीव का जो चुना गया है, कौन है नाम उसका? अब्दुल्ला शाहिद नाम है। तो इन्होंने भारतीय राजदूत नागराज
नायडू को बनाया वरिष्ठ अधिकारी, तो अपना सहायक नियुक्त किया है इनको, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए अब्दुल्ला शाहिद ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। अगले 1 साल तक के नागराज नायडू अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के तौर पर कामकाज करेंगे। जम्मू कश्मीर का वयान बना 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव। जम्मू कश्मीर का वयान गांव, ध्यान रखिएगा। वयान गांव बांदीपोरा जिला मुख्यालय से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन वहां जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, अर्थात इतना कठिन है वहां जाना। वयान गांव में टीकाकरण कठिन और चुनौतीपूर्ण था क्योंकि गांव में खानाबदोश परिवार शामिल हैं। गांव में इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों के लिए शहरों में रहने वाले लोगों की तरह टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना संभव नहीं था। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहल की गई और उनका टीकाकरण कराया गया। नाम याद रखिएगा। डेली करंट क्विज में क्या है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में इस कंपनी ने किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय के तहत? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। आईएलओ द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है? आपको बताया था आईएलओ के बारे में कल। तो आईएलओ ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड। पूछ सकता है किसने रिपोर्ट जारी की, तो यूनिसेफ और आईएलओ दोनों, अगर दोनों में से एक रहेगा ऑप्शन में तो चाहे आईएलओ रहे चाहे यूनिसेफ रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से पहले जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 16 करोड़ हो गई है। बाकी सारी बातें कल के वीडियो में थी, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अति महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये फैक्ट। तो लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? लंदन की एक वैश्विक थिंक टैंक है, नाम है ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक भारत की गरीबी 3.5% बढ़ जाएगी। हम गरीबी कम करने पे काम कर रहे हैं, तो कुछ उल्टा ही कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान होगा। तो बचेगा क्या भैया? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? कहाँ पर? म्यांमार में। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाह राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? म्यांमार में। क्यों दी है? तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार में भुखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। कायाह में हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। वे विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।